हेलो फ्रेंड्स, तो क्लास 6 का जो नया किताब है एनसीईआरटी का सामाजिक विज्ञान, उसका हम लोग 9 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 10वां अध्याय, 10वां चैप्टर, जिसका नाम है आधारभूत लोकतंत्र भाग 1। मतलब यहाँ पे हम लोग लोकतंत्र के बारे में पढ़ेंगे। सरकार क्या होता है, सरकार कैसे काम करता है, ठीक है, सरकार कैसे चलता है, ये सारा चीज हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें 3 पार्ट है। मतलब भाग 1 आपका चैप्टर 10 है, भाग 2 हो जाएगा आपका चैप्टर 11 और भाग 3 हो जाएगा आपका चैप्टर 12। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चैप्टर 10 को पढ़ेंगे। मतलब लोकतंत्र से संबंधित जो भाग 1 है उसको हम लोग पढ़ेंगे, भाग 1। तो चलिए हम लोग समझते हैं इस चैप्टर को, खूब मजा से हम लोग समझते हैं इस चैप्टर में क्या क्या हम लोग सीखेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग खूब मजे से पढ़ते हैं, एक एक बिंदु को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे शासन के बारे में। शासन होता क्या है? जब बहुत से लोग एक साथ रहते हैं तो असहमति, अव्यवस्था और टकराव की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए समाज में नियम और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो तंत्र काम करता है उसी को हम लोग बोलते हैं शासन बोलते हैं। तो शासन का मतलब क्या है? अगर एक जगह बहुत सारे लोग होंगे तो उनके बीच में क्या होगा, कभी सहमति होगा, कभी सहमति नहीं होगा, कभी उनके बीच में टकराव होगा। बहुत सारे लोग ऐसा होगा जो गलत काम करेगा, फिर उस गलत काम करेगा तो फिर उसको पकड़ेगा कौन, उसको सजा कौन देगा, नियम कानून कौन बनाएगा। तो किसी भी समाज के लिए, किसी भी परिवार के लिए कुछ नियम कायदा होता है। अगर एक परिवार है और उसमें नियम कानून नहीं रहेगा, जिसको जब मर्जी निकल गया, जिसको जब मर्जी कहीं चला गया, तो वो परिवार जो है आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, झगड़ा झंझट होगा। तो परिवार में भी नियम कानून होता है ना, आपके परिवार में भी, मेरे परिवार में भी एक नियम कानून रहता है। तो घर में भी गार्जियन लोग क्या करते हैं, एक नियम कानून बना देते हैं, उसी नियम कानून को सारा परिवार क्या करता है, पालन करता है। उसी तरह स्कूल में अगर हम बात करेंगे तो स्कूल में भी एक नियम कानून होता है, उसी नियम कानून के तहत पूरा स्कूल चलता है। जैसे स्कूल कब आना है उसका समय फिक्स हो जाता है, भैया स्कूल का जो समय रहेगा 9 बजे रहेगा, 9 बजे आइए और 3 बजे आपको छुट्टी हो जाएगा। तो उसका एक सिस्टम है, इस घंटे में यह विषय पढ़ाई होगा। तो यह पूरा एक नियम कानून से एक स्कूल चलता है। उसी तरह समाज को चलाने के लिए भी कुछ नियम और कायदा जरूरी है, ताकि समाज के बीच में टकराव नहीं हो, कोई आदमी गलत काम नहीं करे, सभी आदमी सही तरीके से जीवन बिताए। इसके लिए कुछ नियम और कायदा क्या है, जरूरी है। तो इसीलिए समाज में नियम और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो तंत्र, जो सिस्टम काम करता है उसी को हम लोग बोलते हैं शासन। क्या बोलते हैं? शासन। तो शासन वह तंत्र होता है जो एक समाज में नियम और कानून बनाता है, जो इस समाज को इस नियम को पालन करना है। वो नियम क्यों जरूरी है भाई? क्योंकि अगर नियम का हम पालन नहीं करेंगे तो आपसी क्या होगा, मतभेद होगा, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, गलत काम होगा। और नियम बन जाएगा तो डर पैदा रहेगा कि भाई गलत काम करेंगे तो फंस जाएंगे, जेल चले जाएंगे। तो इसीलिए नियम कानून जो है बहुत ही जरूरी है। तो शासन का मतलब होता है, शासन का उद्देश्य है कि समाज में व्यवस्था रहे, शांति रहे और सभी एक दूसरे का सहयोग करें। इसीलिए शासन का होना किसी भी समाज के लिए बहुत ही जरूरी है। अब हम लोग बात करेंगे नियम क्यों आवश्यक है। तो घर, स्कूल, सड़क, नौकरी, हर जगह कुछ ना कुछ नियम होते हैं। अगर सड़क पे हम लोग जा रहे हैं तो वहां पे भी नियम है भाई, आपको बाएं जाना है, रेड लाइट है तो रुक जाना है। तो अगर आप रास्ते पे भी जा रहे हैं तो उसका कुछ नियम कायदा है, उस नियम कायदा को अगर आप पालन करते हैं तो आप सुरक्षित हैं। अगर नियम पालन नहीं कीजिएगा तो दुर्घटना हो सकता है। अगर नियम को तोड़िएगा तो फिर आपको पुलिस पकड़ लेगा, क्योंकि वहां पे क्या है, नियम है। उसी तरह घर में गार्जियन लोग क्या करते हैं, मम्मी पापा लोग एक सिस्टम बना देते हैं, इतने बजे उठना है, इतने बजे स्कूल जाना है, स्कूल के आने के बाद क्या करना है, कब आपको नाश्ता मिलेगा, कब आपको खाना मिलेगा, एक सिस्टम होता है। और जिस परिवार में, जिस घर में सिस्टम नहीं रहता है, जब मन किया खाया, जब मन किया चला गया, बिना पूछ ले कहीं चला गया, तो वो घर सही से नहीं चलता है। उसी तरह स्कूल में होता है। यहां पे आप देख सकते हैं 2 फिगर आपको यहां पे देखना है।
यहां पे देखिए रोड पर बहुत सारा गाड़ी है, कौन इधर से जा रहा है, कौन इधर से जा रहा है, कोई साइकिल इधर से, कोई मोटरसाइकिल इधर से, लोग इधर से जा रहे हैं, तो कितना बेकार लग रहा है। कौन इधर से टकरा जाएगा, कौन इधर से टकरा जाएगा ना, किसी को इसमें फायदा होगा नहीं होगा, सबका समय का नुकसान होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई नियम कानून नहीं है। कौन इधर से जा रहा है, कौन उधर से आ रहा है, कौन उधर घूम जा रहा है। लेकिन वही अगर यहाँ पे नियम कानून बता दिए कि भाई इधर से जाना है, इधर से आना है, जो पैदल वाले लोग हैं वो इधर से जाएंगे ना, तो एक सिस्टम हो गया, रेड लाइट लगा दिया गया जो भैया लाल बत्ती बरेगा तो रुक जाइएगा। तो यहाँ पे देखिए कितना भीड़ कम हो गया। लेकिन यहाँ पे कोई नियम नहीं था, तो एक ही जगह भीड़ इकट्ठा हो जाएगा, जाम लग जाएगा। तो जाम कब लगता है, जब हम लोग नियम का पालन नहीं करते हैं। रेड लाइट है फिर भी नहीं रुक रहे हैं, तो नियम का पालन जब नहीं कीजिएगा, ट्रैफिक का जो नियम है उसका पालन नहीं कीजिएगा, तो भाई इस तरह का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पे नियम है और यहाँ पे नियम नहीं है, यहाँ पे नियम का पालन नहीं हो रहा है, यहाँ पे नियम का पालन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए आसमान जमीन का फर्क है। अब हम लोग आगे देखेंगे नियम और कानून कैसे बनते हैं। नियम और कानून कैसे बनते हैं, तो किसी भी देश के लिए, देश तो बहुत बड़ा है, वहां पे बहुत सारे लोग हैं, तो उनके बीच शांति रहे, सही व्यवस्था रहे, एक दूसरे का सहयोग रहे, इसके लिए हर एक देश का एक अपना नियम कानून होता है और एक किताब में उसको लिख दिया जाता है, भैया इस तरह यह देश चलेगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संविधान बोलते हैं। तो संविधान में पूरा देश का नियम कानून रहता है, पूरा आपके जीवन का नियम कानून रहता है, हर समुदाय के बारे में उसमें बात लिखा होता है, किस काम को करने पर, गड़बड़ी करने पर क्या सजा मिलेगा, पूरा सिस्टम लिखा रहता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, संविधान बोलते हैं। तो कुछ नियम साधारण होते हैं और कुछ बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जिन्हें कानून हम लोग कहते हैं। तो कुछ नियम तो साधारण हो गए, जैसे कैसे चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। कुछ ऐसे नियम होते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, उसको अगर आप तोड़ते हैं तो आपको क्या होगा, सजा मिलता है। कानून जनता के हित में बनाए जाते हैं और इन्हें समय समय पर बदला भी जाता है। तो जो नियम बनाया जा रहा है, जो कानून बनाया जाता है, समय समय पर उसमें बदलाव भी किया जाता है। ऐसा लगता है कि ये कानून सही नहीं है तो उसमें बदलाव कर दिया जाता है, या ऐसा लगता है ये कानून बहुत ही कठोर है, जिसको पालन करना संभव नहीं है, तो उसको थोड़ा सा लचीला बना दिया जाता है। या ऐसा लगता है ये कानून लचीला है, इतना से काम नहीं होगा, लोग नहीं डर रहे हैं, तो उसको और कठोर बना दिया जाता है। तो कानून में समय समय पर संशोधन होता है, बदलाव होते रहता है, समय और परिस्थिति को देखकर ना। पहले का समय था उसमें कुछ कुछ बदलाव आया, फिर और 10 साल बाद देखेंगे तो कुछ और बदलाव आएगा। तो समय के साथ जिस तरह जरूरत पड़ेगा उस तरह संविधान में, कानून में कुछ कुछ बदलाव आते जाते रहता है। तो कानून जो है अस्थायी नहीं होता है, जनता की आवश्यकता के अनुसार इसमें बदलाव होते रहता है। अब हम लोग बात करेंगे जो सरकार है वो कैसे काम करता है। तो कानून को बनाने वाला, कानून को चलाने वाला, कानून को लागू करने वाला, और कौन नियम को तोड़ा नहीं तोड़ा उसको पता लगाने वाला, ये पूरा जो सिस्टम है इसी को हम लोग बोलते हैं सरकार। तो पूरा देश में, तो सभी देश में अपना अपना एक सरकार होता है जो पूरा कानून को बनाता है, उसको पालन करवाता है, और कौन गलत किया कौन सही किया इसका वो फैसला करता है। इसी सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, सरकार। तो सरकार जो है भैया नियम बनाता है, कानून को लागू करवाता है और नियमों का पालन सुनिश्चित करवाता है। कि भैया नियम तो हम बना दिए, फिर नियम लागू हो गया, फिर उसके बाद पालन करना है, इसके लिए वो क्या करता है, गाइडलाइन जारी करता है। अगर उस नियम का आप पालन नहीं कीजिएगा, उस नियम को आप तोड़ते हैं, तो न्यायालय है, पुलिस है, वो अपना काम करता है और पकड़ लेता है कि भाई आपने नियम तोड़ा है। ठीक है, फिर इसके बाद सजा मिलता है। सरकार समाज को व्यवस्थित और सुरक्षित रखती है। अगर जिस देश में, जिस जगह पर नियम कानून नहीं होगा तो वो समाज असुरक्षित होगा, कोई किसी को मारेगा, कोई किसी को पीट देगा। ठीक है, तो ऐसे समाज में क्या होगा, जो व्यवस्था है, जो शांति है, वो क्या हो जाएगा, भंग हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे लोकतंत्र।
तो बहुत सारा देश है दुनिया में, बहुत सारा देश है जहां पर लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब क्या होगा? लोगों का शासन। भाई कोई भी लोग उस देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन सकता है। और एक होता आपका राजतंत्र, जहां पर राजा लोग ही राज करता है, राजा का शासन होता है। सब चीज हम लोग जानते हैं। वहां पर राजा का बेटा ही राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा ना। एक पीढ़ी बाई पीढ़ी राजा बनता है, दूसरा राजा नहीं बन सकता है। लेकिन लोकतंत्र क्या है? यहाँ पे सबको बोलने की आजादी है। लोकतंत्र में सबको समान हिस्सेदारी है, सब बराबर है, सबका समान बोलने का अवसर है। राजनीति में भी कोई भी भाग ले सकता है, यहाँ पे कोई रोक नहीं है। तो प्रधानमंत्री कोई भी बन सकता है जो उसके लायक हो, ठीक है। तो लोकतंत्र जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता आपको डेमोस, जिसको मतलब होता है, जिसका मतलब होता है लोग। दूसरा आपको क्राटोस, जिसका मतलब होता है शासन या शक्ति। इन दोनों को मिला देते इसका मतलब हो गया लोगों द्वारा लोगों के लिए शासन। तो लोकतंत्र में जो शासन करता है, कोई भी लोग शासन करता है, और किस पर शासन करता है? लोग। तो लोकतंत्र लोगों द्वारा बनाया जाता है और लोगों के लिए ही वो होता है। तो लोकतंत्र में कोई भी आम आदमी जब उस पोजीशन पे पहुंच जाएगा तो वो वहां का प्रधानमंत्री, वहां का राष्ट्रपति, वहां का विधायक या वहां का सांसद बन जाता है। यहां पे नहीं है, राजा वाला कहानी नहीं है जो उसी का बेटा राजा बनेगा। भारत सहित अधिकांश देश प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली अपनाते हैं। तो यह जो लोकतंत्र है ना, मतलब जहां पे प्रजा का शासन चलता है, लोगों का शासन चलता है, उस शासन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली बोलते हैं। एक राजतांत्रिक हो गया जिसमें राजा का चलता है, उसका बेटा का चलेगा, फिर उसके पोता का चलेगा। तो इस प्रजातांत्रिक शासन में सबको समान अवसर मिलता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है, सबको आजादी है, सबको बोलने का आजादी है, जिस तरह खाइए, जिस तरह रहिए, जिस तरह पहनिए, कोई रोक टोक यहाँ पे नहीं है। राजनीति में सब लोग अपना हिस्सेदारी ले सकते हैं, कोई भी यहाँ पे रोक टोक नहीं। लेकिन राजतांत्रिक व्यवस्था में देखिएगा तो वहां पे केवल जो शासन करेगा राजा ही करेगा, और राजा जो आदेश देगा, सही हो या गलत हो, आप उसका विरोध नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे आप विरोध कर सकते हैं। कोई नियम आपको पसंद नहीं है, किसी चीज पे चर्चा हो रहा है, उसमें आप भागीदारी कर सकते हैं, उसमें हिस्सेदारी ले सकते हैं, किसी चीज का विरोध कर सकते हैं। कोई नियम अगर सरकार लागू करता है, आप उसका विरोध कर सकते हैं। लेकिन राजतांत्रिक में नहीं कर सकते हैं। राजा जो कह दिया सर्वोपरि है, मानना है तो मानना है, नहीं मानेगा तो आपको कठोर सजा दिया जाएगा। तो लोकतंत्र जो है बहुत ही खूबसूरत है, और हम लोगों का जो देश है ना, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, सबसे बड़ा। इतना बड़ा कोई देश नहीं है जिसमें लोकतंत्र। और हम लोगों का जो देश है उसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, लोकतंत्र का जननी भी कहा जाता है। तो ये हम लोगों के देश के लिए और ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है। तो भारत सहित जितने भी देश है, बहुत सारे वहां पे प्रजातांत्रिक शासन है। लेकिन कुछ देश ऐसा भी है जहां पे आज भी लोकतंत्र नहीं है ना। बहुत सारा देश है जहां पे लोकतंत्र नहीं है। वो किम जोंग वाला एक देश है, बहुत वायरल होते रहता है ना, वहां पे जो कह दिया बस उसके जैसा बाल अगर कटवा लिए तो फिर कठोर सजा है, ठीक है। उसके खिलाफ बोल दिए तो फिर जेल भेज देगा। तो लोकतंत्र में जनता जो होता है अपना प्रतिनिधि चुनकर शासन चलाती है, अपना प्रतिनिधि खुद चुन लेता है, ठीक है। वोट देता है और चुन लेता है, भैया मेरे प्रधानमंत्री ये रहेंगे, मेरे राष्ट्रपति ये रहेंगे, मेरे विधायक ये रहेंगे, मेरे सांसद ये रहेंगे। तो यहाँ पे आपको वोट देने का अधिकार है, सबसे बड़ा अधिकार। आपको जो शासक चुनना है, आपको खुद चुनना है, लोग चुनते हैं। ये नहीं ये कोई आदमी आया बोला ये राष्ट्रपति और ये प्रधानमंत्री, ऐसा सिस्टम लोकतंत्र में नहीं है। आगे हम लोग देखेंगे प्रत्यक्ष बनाम प्रातिनिधिक लोकतंत्र। तो लोकतंत्र दो तरीके से इसमें शासन होता है। एक होता है प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को आप डायरेक्ट चुन लिए, मतलब लोग वोट दिया और सीधा तय हो गया ये प्रधानमंत्री और ये राष्ट्रपति, ठीक है। लेकिन हम लोगों का जो देश है बहुत बड़ा देश है,
जब बड़ा देश हो जाता है तो डायरेक्ट प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नहीं चुनाता है या मुख्यमंत्री डायरेक्ट नहीं चुनाता है। हम लोग पहले क्या करते हैं, विधायक को चुनते हैं। किसको चुनते हैं, विधायक। विधायक को वोट दे देते हैं, फिर वो विधायक लोग मिलकर मुख्यमंत्री चुन लेता है। एक राज्य का मुख्यमंत्री उस तरह तय हो गया। उसी तरह जब देश का बात करेंगे तो देश तो बहुत बड़ा हो गया, तो वहां पर पहले हम लोग सांसद को वोट करते हैं, एमपी को, सांसद को वोट देते हैं, फिर वो सांसद लोग मिलकर प्रधानमंत्री का चुनाव करता है, प्रधानमंत्री को चुनता है। तो यहाँ पे जो हम लोग प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को जो चुन रहे हैं, डायरेक्ट नहीं चुन रहे हैं, इनडायरेक्ट चुन रहे हैं। वोट हम ही लोग दे रहे हैं, चुन हम ही लोग रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं चुन रहे, अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग उसको चुन रहे हैं। ठीक है, तो जब डायरेक्ट प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को चुना जाएगा तो उसको बोला जाएगा प्रत्यक्ष लोकतंत्र। लेकिन हमारे विधायक मुख्यमंत्री को चुन रहे हैं, उसी तरह सांसद जो है वो प्रधानमंत्री को चुन रहे हैं, तो ऐसे लोकतंत्र को हम लोग बोलेंगे प्रातिनिधिक लोकतंत्र है। यहाँ पर नागरिक प्रतिनिधि चुनते हैं, जैसे भारत में हम लोग विधायक और सांसद चुनते हैं, और ये लोग मिलकर, विधायक लोग मिलकर मुख्यमंत्री और सांसद लोग मिलकर प्रधानमंत्री चुनते हैं। तो भारत में जो है, हम लोगों के देश में जो है वो प्रातिनिधिक लोकतंत्र है। तो ध्यान रखिए, हम लोग डायरेक्ट वोट देके प्रधानमंत्री को नहीं चुनते हैं, राष्ट्रपति को नहीं चुनते हैं, हम लोग पहले विधायक को चुनते हैं, विधायक मुख्यमंत्री चुन लेता है। उसी तरह जब देश का बात आता है प्रधानमंत्री चुनने का, तो हम लोग सांसद चुन लेते हैं और सांसद लोग मिलकर प्रधानमंत्री का चुनाव कर लेते हैं। तो इस लोकतंत्र को हम लोग बोलेंगे प्रतिनिधिक लोकतंत्र। ठीक है, जहां पे हम लोग डायरेक्ट नहीं चुनते हैं, इनडायरेक्ट वे में चुनते हैं। चुनते तो हम ही लोग हैं, क्योंकि हम लोग अपने पसंद का सांसद चुन लिए, और सांसद लोग मिलकर अपने पसंद का क्या चुन लेता है, प्रधानमंत्री चुन लेता है। तो जिसका बहुमत ज्यादा होता है वो अपना प्रधानमंत्री चुन लेता है। तो सरकार क्या होता है हम लोग समझ गए। सरकार वह सिस्टम हो गया, वह तंत्र हो गया जो पूरे शासन को चलाता है। अब हम लोग समझेंगे शासन कैसे काम करता है, शासन के कितने अंग होते हैं। तो शासन जो होता है उसके 3 अंग होते हैं, ध्यान रखिएगा। अब हर एक देश में यही रहे ये जरूरी नहीं है, कहीं पे इधर उधर भी हो सकता है, लेकिन हम लोगों के देश का बात करेंगे तो उसमें शासन के 3 अंग होते हैं। मतलब ये तीनों अंग मिलकर पूरे देश पर एक सिस्टम के तहत नियम को लागू करते हैं और पूरा देश उससे चलता है। तो सरकार को चलाने के लिए सरकार के 3 अंग होते हैं। एक होता है आपका, याद रखिएगा, विधायिका, एक हो गया आपका कार्यपालिका, और एक हो गया आपका न्यायपालिका। ये तीनों मिलकर पूरे देश को चलाते हैं, पूरे सरकार को चलाते हैं। तो सरकार इन तीनों से मिलकर बनता है। अब देखिए, सिंपल ध्यान रखना है, विधायिका का काम होता है कानून बनाना। याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, कानून बनाना। तो कानून कौन बनाएगा, विधायिका। अब कानून बन गया, अब उसको लागू कौन करवाएगा, तो कार्यपालिका का काम होता है कानून को लागू करना। विधायिका का काम है कानून को बनाना, कानून बना दिया, अब लागू कौन करवाएगा भाई। तो उसके लिए जो तंत्र है उस तंत्र को हम लोग बोलेंगे कार्यपालिका। क्या बोलेंगे, कार्यपालिका। ठीक है, अब नियम बन गया, नियम लागू हो गया। अब कौन नियम का पालन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, इसका फैसला कौन करेगा, कोर्ट कचहरी करेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे न्यायपालिका। तो एक का काम हो गया कानून को बनाना, दूसरे का काम हो गया कानून को लागू करना, और तीसरे का काम हो गया कानून कौन माना कौन नहीं माना उसको देखना। ठीक है, तो ये तीनों आप ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग डिटेल से अब पढ़ेंगे। तो सरकार के 3 अंग होते हैं, बता दिया आपको, विधायिका, कार्यपालिका और एक हो गया न्यायपालिका। विधायिका जो कानून बनाएगा, कार्यपालिका जो उसको लागू करेगा, और न्यायपालिका जो देखेगा कौन लोग कानून माने और कौन लोग कानून नहीं माने। तो लोकतंत्र जो होता है, लोकतांत्रिक जो शासन होता है, वह 3 स्तंभों पर आधारित होता है। कार्यपालिका हो गया, विधायिका हो गया और न्यायपालिका हो गया। चलिए पहले हम लोग देखेंगे विधायिका के बारे में समझ लेते हैं। तो विधायिका वह तंत्र होता है जो कानून बनाता है। तो नया कानून बनाएगा, और अगर किसी कानून में सुधार की जरूरत है, संशोधन करने की जरूरत है, मतलब कुछ बदलाव करने की जरूरत है, तो यह काम कौन करेगा, विधायिका करेगा। जैसे आप पेपर वेपर में देखते होंगे, ये नया कानून बन गया, तो नया कानून कौन बनाएगा, विधायिका। किसी कानून में बदलाव करना पड़ता है तो कौन करेगा, विधायिका करेगा। तो इसका काम है कानून बनाना और
किसी कानून में अगर संशोधन की जरूरत पड़ जाए तो संशोधन भी कौन करेगा? विधायिका करेगा। ठीक है, अब ये दो स्तर पर होता है, एक होता है आपको देश के स्तर पर और एक हो गया आपका राज्य के स्तर पर। एक देश के स्तर पर और एक हो गया आपका राज्य के स्तर पर। हाँ, देश अपना एक कानून बनाता है जो पूरे राज्य को मानना है, हर एक लोग को मानना है। फिर राज्य भी अपना एक कानून बनाता है जो उस राज्य का जो विशेष लोग है उसको मानना है, क्योंकि अलग अलग राज्य है, सबका परिस्थिति अलग अलग है, विभिन्न तरह के लोग हैं, अलग अलग भाषा है, तो वो राज्य भी अपना नियम, कुछ नियम, सब नियम नहीं, एक तो पूरा देश का एक नियम रहेगा, कुछ अपना राज्य जो है कुछ अपना नियम बना लेता है अपने लोगों के लिए, तो वो सबको अधिकार है, सब राज्य अपना अपना कुछ नियम, स्पेशल नियम लागू करता है, बाकी जो नियम है वो सारे देश को मानना है। तो एक जो आपका विधायिका काम करता है वो राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है। तो राष्ट्रीय स्तर पर एक सांसद होता है जिसमें दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो हम लोग जब प्रधानमंत्री को चुनते हैं तो हम लोग किसको वोट देते हैं? प्रधानमंत्री को तो नहीं देते, हम लोग किसको चुनते हैं? सांसद को चुनते हैं। किसको? सांसद को चुनते हैं। तो सांसद को हम लोग चुनते हैं और यह सांसद लोग मिलकर प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे देश के लेवल का, बात करेंगे राष्ट्रीय स्तर पर बात करेंगे तो दो तरह के लोग चुने जाते हैं। ठीक है, एक हो गया आपका सांसद जिसको हम लोग चुनते हैं और एक दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, राज्यसभा का सांसद। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? राज्यसभा का सांसद। तो सांसद भी दो तरह का याद रखिएगा, एक लोकसभा का सांसद और एक राज्यसभा का सांसद। तो देखिए पूरा नेता लोग जो हम लोग बोलते हैं ना सांसद लोग, ये लोग जाके एक ऑफिस, एक जगह पर बैठते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं संसद। हाँ, ये नया वाला संसद है। तो जो भी लोग हम लोग चुन के भेजते हैं संसद को, सब लोग यहीं पे जाके बैठता है और देश के बारे में जो जरूरी चीज होता है उसको लागू करवाता है। कुछ नियम बनाना हो नियम बनाता है, कुछ नया नया कानून को लागू करना है या कुछ कानून को बदलना है, तो सारा चर्चा इसी भवन में होता है, इसी जगह पर होता है। इस जगह को हम लोग बोलते हैं संसद। तो पुराना वाला संसद भी देखें, ये वाला जो संसद है वो नया वाला है। तो ये बात समझ गए? तो ध्यान रखना है, तो प्रधानमंत्री को कौन चुनता है? सांसद, और सांसद को हम लोग चुनते हैं, ध्यान रखिएगा। तो दो तरह के सांसद हो गए, मतलब यह जो भवन आप देख रहे हैं जहां पर पूरा नेता लोग मिलकर नीति बनाता है, नियम बनाता है, कानून बनाता है, कानून में बदलाव करता है, इस भवन को, इस जगह को हम लोग बोलेंगे संसद बोलेंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे दो तरह का सिस्टम होता है, मतलब एक होता है आपका लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। मतलब संसद आपको दो तरह का, एक संसद जो हम लोग चुने हैं वो लोकसभा का सदस्य होता है, मतलब वो लोकसभा में जाएगा, और एक और संसद होता है जो पार्टी चुनता है। समझे? कौन चुनता है? पार्टी चुनता है, उसका सिस्टम होता है। तो जो पार्टी चुनेगा वो भी सांसद है और जो हम लोग चुनते हैं वो भी सांसद है। तो हम लोग जो सांसद चुनते हैं वो लोकसभा का सांसद होता है और जो पार्टी चुनता है वो आपका राज्यसभा का सांसद होता है। तो राज्यसभा का सांसद और लोकसभा का सांसद, ध्यान रखिएगा, सांसद दो तरह का हो गया। ठीक है, एक राज्यसभा वाला और एक लोकसभा वाला। लोकसभा वाला का चुनाव होता है, हम लोग चुनते हैं, और राज्यसभा वाला का पार्टी चुनती है। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलाकर क्या बन गया आपका? संसद। तो संसद के दो पार्ट हो गए। ठीक है, एक हो गया आपका लोकसभा और एक हो गया आपका राज्यसभा। तो यहाँ पे नियम बनेगा लोकसभा में और दोनों में पास कराना रहता है, इधर से भी लोग पास करेंगे और इधर से भी लोग पास करेंगे, मतलब हामी भरेंगे, कुछ लोग विरोध करेंगे, कुछ लोग बोलेंगे हाँ हम इस नियम के साथ है, कुछ लोग बोलेंगे नहीं हम इस नियम के विरोध में। ठीक है, फिर जिसका संख्या ज्यादा रहता है पास हो जाता है, तो दोनों से पास कराना पड़ता है। ठीक है, तो राज्यसभा और लोकसभा ध्यान रखिएगा। उसी तरह ये तो देश का हो गया सांसद, उसी तरह राज्य में भी तो चाहिए, जहाँ पे राज्य अपना नियम बनाएगा, सरकार चलाएगा, तो राज्य वाला जो सरकार होता है उसके चलाने के लिए भी एक जगह होता है, एक सिस्टम होता है, एक बहुत बड़ा भवन होता है, उसमें राज्य का सरकार चलता है और इसको संसद बोले थे और इसको हम लोग बोलते हैं विधानमंडल। क्या बोलेंगे? विधानमंडल। विधानमंडल। तो संसद में जिस तरह दो पार्ट था, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, उसी तरह सेम टू सेम याद रखिएगा। ठीक है, संसद के जगह पर राज्य में क्या आ जाएगा? विधानमंडल आ जाएगा और इसमें भी दो पार्ट हो जाएगा, जैसे वहां पे लोकसभा राज्यसभा, तो इसमें विधानमंडल में आ जाएगा विधानसभा और विधान परिषद। फिर उसी तरह मतलब जैसे विधायक हम लोग चुन रहे थे सांसद,
तो सांसद दो तरह का हो गया, तो विधायक भी दो तरह का होता है। एक विधायक जिसको हम लोग चुनते हैं वोट देके, और एक विधायक होता है जो पार्टी चुनता है। तो जो हम लोग विधायक चुने हैं वो विधानसभा का सदस्य हो जाएगा, और जो पार्टी अपना विधायक चुना है वो आपका विधान परिषद का वो सदस्य हो जाएगा। तो सांसद दो तरह का, एक लोकसभा वाला, एक राज्यसभा वाला। उसी तरह जो विधायक है, जो विधायक हम लोग बोलते हैं एमएलए बोलते हैं, वो भी दो तरह का हो गया, एगो एमएलए एगो एमएलए। मतलब एक हो गया विधानसभा का सदस्य और एक हो गया विधान परिषद का सदस्य। तो ध्यान रखिएगा। तो जिस तरह देश का सिस्टम है उसी तरह राज्य का भी सिस्टम है, ठीक है। तो सभी राज्य में विधानसभा और विधान परिषद होते हैं। कुछ राज्य ऐसा होता है जहां पर विधान परिषद नहीं होता है, केवल विधानसभा होता है, ठीक है। और दोनों को मिला देंगे तो जो जगह होगा जहां पे सरकार पूरा काम करता है उसको विधान मंडल बोलेंगे, ठीक है। और देश स्तर पर संसद बोलेंगे। तो संसद क्या होता है हम लोग समझ गए, लोकसभा राज्यसभा समझ गए। लोकसभा का संसद अलग और राज्यसभा वाला संसद अलग। लोकसभा का संसद जो है हम लोग चुनते हैं, राज्यसभा का जो संसद होता है उसको कौन चुनता है, पार्टी चुनता है। उसी तरह राज्य स्तर पे बात करेंगे ना, तो आपका क्या हो जाएगा, विधानमंडल हो जाएगा। उसके दो भाग हो जाएंगे, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। विधानसभा में वो विधायक बैठते हैं जिसको हम लोग चुन के भेजते हैं, और विधान परिषद में वो विधायक बैठते हैं जिसको पार्टी चुनती है। अब हम लोग बात करेंगे कार्यपालिका ना। तो नियम तो बन गया, विधायिका का काम हो गया नियम को बनाना। अब उसको लागू कौन करवाएगा भाई, तो उस तंत्र को हम लोग बोलते हैं कार्यपालिका। तो कानून को लागू करवाती है कौन, करवाती है कार्यपालिका। तो कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करवाना, ठीक है। तो इसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री और सरकारी जितना भी विभाग है, पूरा प्रशासन का विभाग हो ना, बीडीओ सीडीओ जो भी हम लोग बोलते हैं, आईएएस ऑफिसर, एसपी डीएसपी, ये पूरा जो सरकार का तंत्र है इसी को बोलेंगे कार्यपालिका, जो पूरा लागू करवाएगा। हाँ, तो प्रधानमंत्री से लेकर जितना भी मंत्री होता है, मुख्यमंत्री होता है, और सरकारी विभाग में जितने भी ऑफिसर हैं उस सब को मिलाकर हम लोग क्या बोलेंगे, कार्यपालिका। मंत्री डीएम को बोलेगा, फिर डीएम जो है अपना प्रशासन को बोलेगा और पूरा नियम को लागू करवाएगा। उदाहरण, साइबर पुलिस जो साइबर अपराध को रोकती है। तो साइबर पुलिस क्या हो गया, कार्यपालिका हो गया, जिसका काम है साइबर से रिलेटेड ऑनलाइन अगर धोखाधड़ी हुआ है, कोई गड़बड़ी हुआ है, तो उसके लिए स्पेशल पुलिस जिसको बोलते हैं साइबर पुलिस। अब देखिए, अब यह जो कार्यपालिका है, ठीक है, वो दो स्तर पे होगा, एक राज्य स्तर पे होगा और एक आपको राष्ट्रीय स्तर पे होगा। तो हम लोगों का जो देश है, प्यारा देश, उसका यही तो खूबसूरती है, राज्य स्तर पे भी है और केंद्र स्तर पे भी है। केंद्र का नियम सबको मानना है, कुछ स्पेशल नियम राज्य का होगा जो उस राज्य के लोगों के लिए विशेष होगा। तो संघ का बात करेंगे, संघ मतलब याद रखिएगा केंद्र का हम बात कर रहे हैं, देश का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो संघ सरकार की कार्यपालिका में दो आपको रूप दिखेगा, एक होता है आपका राष्ट्रपति और एक होता है प्रधानमंत्री। तो एक्चुअल जो पूरा देश का जो बॉस होता है, मालिक होता है, वो कौन होता है, प्रधानमंत्री, जो पूरे देश को चलाता है, पूरे मंत्री को चला रहा है, पूरे देश को चला रहा है। मतलब ये सबसे पावरफुल हो गए, पूरे देश के सबसे पावरफुल कौन हो गया, प्रधानमंत्री ना। राष्ट्रपति को ध्यान से समझिए, राष्ट्रपति जो है, ठीक है, जो तीनों सेना होता है, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, ये तीनों के हेड होते हैं। और जब इलेक्शन होता है या ऐसा स्थिति बन जाता है जब सरकार रहता ही नहीं है, चुनाव ही नहीं हो पाता है, तो उस स्थिति में पूरा देश का जो बागडोर है, पूरा देश को कौन चलाता है, राष्ट्रपति। तो प्रोटोकॉल में देखेंगे, नियम में देखेंगे तो सबसे टॉप पर कौन होगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बाद ही प्रधानमंत्री का पोजीशन होता है। लेकिन पावर में अगर देखेंगे तो सबसे अधिक पावर देश का बॉस कौन है, प्रधानमंत्री। लेकिन कहीं जाना हो या कुर्सी का सजावट हो तो सबसे पहले टॉप में किसका रहेगा, राष्ट्रपति का। प्रोटोकॉल में, नियम में सबसे आगे राष्ट्रपति को हम लोग इज्जत देते हैं, ठीक है। तो ये औपचारिक प्रमुख होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आपका औपचारिक प्रमुख, मतलब अपने भाषा में आप समझ लीजिए नाम के, मतलब नाम के बोलना ठीक नहीं है, बट एक नाम पूरा पावरफुल कौन है, प्रधानमंत्री।
पूरा पावर इन्हीं के पास है। ठीक है, तो बहुत सारा जगह पर ऐसा होता है जहां पे आपको राष्ट्रपति का परमिशन जरूरी हो जाता है। कानून तो बन जाएगा, प्रधानमंत्री का पूरा सिस्टम जो है, लोकसभा राज्यसभा वाला पूरा सिस्टम, पूरा सांसद मिलकर कानून बना देंगे, बट अंतिम जो साइन लगेगा राष्ट्रपति का। अगर उस पर साइन राष्ट्रपति का नहीं होगा तो वो कानून लागू नहीं हो सकता है। तो इनके पास भी बहुत पावर होता है। चलिए, उसी तरह राज्य में हम लोग बात करेंगे तो देश में राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री थे, तो राज्य स्तर पर कौन हो जाएगा? मुख्यमंत्री। जिस तरह देश में राष्ट्रपति का काम था, उसी तरह राज्य में किसका काम हो जाएगा? राज्यपाल का। जब मुख्यमंत्री नहीं होगा या चुनाव में लेट हो रहा है या किसी कारण मुख्यमंत्री नहीं चुने जा सके, तो उस केस में जो शासन को चलाता है, सरकार को जो चलाता है, वो कौन होता है? राज्य में राज्यपाल, प्रदेश में राष्ट्रपति। ठीक है, तो यह भी राज्य का औपचारिक प्रधान होता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल जो पावर है राज्य का, वो किसके हाथ में होता है? मुख्यमंत्री के हाथ में। ठीक है, तो राज्य की कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख होते हैं और राज्य शासन का संचालन भी करते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति के जैसे राज्य में कौन हो जाएगा? राज्यपाल। प्रदेश में कौन हो जाएगा? राष्ट्रपति। अब हम लोग बात करेंगे न्यायपालिका का। हाँ, अब न्यायपालिका तय करेगा किसने नियम को तोड़ा और किसने नहीं तोड़ा। मतलब ये न्याय का काम करेगा। ठीक है, क्या करेगा? न्याय का काम करेगा। तो यह तय करती है कि किसी ने कानून तोड़ा है या नहीं। ठीक है, और उसको सजा क्या मिलनी चाहिए। ये पूरा सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? इस तंत्र को बोलते हैं न्यायपालिका। तो न्यायपालिका का काम है किसने नियम को तोड़ा है, किसने नियम को नहीं माना है, किसने गलत काम किया है, ये सब तय कौन करेगा? न्यायपालिका। और उसको सजा भी देगा कौन? न्यायपालिका। ये सजा लिखेगा, भैया इनको इतना बरस जेल या ये वो जुर्माना दिष्ट है। उसके बाद पुलिस अपना काम करेगी, दंड तय करती है, सजा कितना मिलेगा, कितना जुर्माना लगेगा। तो कार्यपालिका और विधायिका पर नियंत्रण रखती है। अगर यह नहीं हो तो कार्यपालिका जो है, जो नियम बना रहा है, अच्छा, जो नियम बन रहा है उसको भी यह चेक करती है। मतलब देश के लिए जो कानून बना है उसको भी चेक करता है कौन? न्यायपालिका। जो नियम देश के हित में है कि नहीं, लोगों के हित में है कि नहीं, सही है कि नहीं, इसका भी फैसला सुप्रीम कोर्ट न्यायालय करता है। तो न्यायालय ये भी देख रहा है जो नियम जो बन रहा है, जो विधायिका अपना काम कर रही है, वो सही से कर रही कि नहीं कर रही। तो इतने बैलेंस तरीके से बनाया गया है देश को। यह जो सिस्टम है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और तीनों का अपना अपना पावर है, एक दूसरे पर निर्भर भी है। एक अकेला बॉस नहीं हो सकता है। तो अखिल भारत स्तर पर न्यायपालिका का बात करें, देश स्तर पर जो सबसे बड़ा न्याय सिस्टम होता है वो आपका क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट हो गया, भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। कहीं पे भी अगर आपको लगता है कि इंसाफ में कमी है तो आप अपील करते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो अंतिम फैसला होता है। उसी तरह राज्य स्तर पर हम लोग बात करेंगे तो हाई कोर्ट होता है, जिसको उच्च न्यायालय बोलेंगे। फिर जिला स्तर पे भी होता है, पंचायत स्तर पे भी होता है, जब पंचायती में हम लोग बात को सुलझा लेते हैं, गलत और सही का फैसला हो जाता है पंचायत स्तर पे। उस पर जिला स्तर पे आते हैं, जिला स्तर से बात नहीं बनता है तो राज्य स्तर पे आते हैं, जो हाई कोर्ट में चले जाते हैं। हाई कोर्ट से भी आपको संतुष्टि नहीं है तो पूरे देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें जाते हैं। तो क्लियर हो गया, विधायिका जो है कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून को लागू करती है और न्यायपालिका जो है वो कानून की रक्षा करती है ना, देखती है कौन गलत है कौन सही है और उसको कितना दंड देना है, कितना जुर्माना लगाना है, ये सारे काम न्यायपालिका करती है। तीनों अंग मिलकर लोकतंत्र को संतुलित रखते हैं। अगर कोई अंग के पास ज्यादा पावर आ जाएगा तो मिस यूज करने लगेगा, दूसरे अंग को यह डरवाने लगेगा। विधायिका के पास अगर पूरा पावर आ जाए जो हम जो नियम बना दिए वो सही है, न्यायपालिका उसमें दखल नहीं दे तो कुछ भी नियम बना देगा। लेकिन यह नियम जब बनाएगा तो उसको कौन देखेगा? भाई न्यायपालिका देखेगा कि नियम सही है कि नहीं। न्यायपालिका में अगर कुछ गड़बड़ी होगा तो उसको विधायिका कंट्रोल कर लेगा, ठीक है, और कार्यपालिका में कोई दिक्कत होगा तो विधायिका उसको देख लेगा, उससे उसके प्लस न्यायपालिका उसको सीधा कर देगा।
पुलिस कोई अगर गड़बड़ी करता है क्या कानून उसको नहीं पकड़ता है? उसको भी पकड़ता है। या कोई विधायक और सांसद अगर गड़बड़ी करता है क्या उसको नहीं पकड़ता है? उसको भी कानून पकड़ता है। तो शक्तियों का यहाँ पे क्या है भैया? पृथकीकरण है, बंटवारा है। शक्ति एक ही को नहीं दिया गया, केवल कार्यपालिका को या केवल विधायिका को या केवल न्यायपालिका को नहीं दिया गया है। सिस्टम इनबैलेंस हो जाएगा। जो सरकार का शक्ति है तीनों में बांटा गया है ताकि संतुलन बना रहे। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों को अलग अलग शक्तियां दी जाती हैं। किसी एक अंग को अत्यधिक शक्तिशाली होने से रोकना है। किसी एक को अगर अधिक शक्ति मिल जाएगा फिर गड़बड़ी हो जाएगा और लोकतंत्र जो है वो मजाक बन जाएगा। तो यह लोकतंत्र की सुरक्षा और संतुलन के लिए बहुत आवश्यक है। ये तीनों अंग जो है एक दूसरे से जुड़े रहे, एक दूसरे पर निर्भर रहे। अगर निर्भरता खत्म हो जाएगा, कोई एक ही बहुत पावरफुल हो जाएगा तो ये सिस्टम बिगड़ जाएगा। जो मन करेगा वो करेगा ना। न्यायपालिका को अगर पूरा पावर मिल जाएगा तो जिसको बोलेगा सही कर देगा, जिसको चाहेगा गलत कर देगा, जिसको चाहेगा दोषी कर देगा। तो फिर उस पर विधायिका कंट्रोल करेगा, विधायिका में गड़बड़ी होगा न्यायपालिका उसको कंट्रोल करेगा। तो सरकार जो है, अब हम लोगों का जो देश है उसमें सरकार 3 स्तर पर काम करती है क्योंकि देश बहुत बड़ा है भाई। तो एक हो गया आपका केंद्र के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, एक हो गया आपके राज्य के स्तर पर, और तीसरा होता है जो हम लोग समाज के स्तर पर, गांव के स्तर पर जो बात करते हैं स्थानीय स्तर पर। ठीक है। तो एक होता है स्थानीय सरकार, जहां पे मुखिया को हम लोग चुनते हैं। ठीक है, किसको चुनते हैं? मुखिया को चुनते हैं। नगर में जाएगा तो वहां पे मेयर को चुनते हैं। तो इसको बोलेंगे स्थानीय सरकार, जिसमें पंचायत होता है, और शहर में बात करेंगे तो नगर निगम होता है, नगर परिषद होता है, छोटा शहर है। उसी तरह राज्य के स्तर पे सरकार चलता है जिसमें मुख्यमंत्री और विधानसभा होता है, मुख्यमंत्री को चुनते हैं। उसी तरह केंद्र सरकार की बात करेंगे, केंद्र पे बात करेंगे तो प्रधानमंत्री होता है, सांसद होता है। तो याद रखिएगा हम लोगों के देश में जो सरकार चलता है कितना स्तर पे? 3 स्तर पे, एक पंचायत स्तर पे, एक राज्य स्तर पे, और एक आपका हो गया केंद्रीय स्तर पे। ठीक है, तो केंद्रीय स्तर हो गया, राज्य स्तर हो गया, और तीसरा आपका हो गया आपका स्थानीय स्तर, जिसमें पंचायत और नगर निगम आता है। अब हर स्तर पर अलग अलग समस्याएं सुलझाता है। अब गांव का रोड बनवाना है तो उसके लिए कौन आएगा भैया? मुखिया आएंगे। शहर का रोड बनवाना है तो विधायक आएंगे। तो इस तरीके से बंटवारा किया गया है, कोई भी जगह हो उसका काम रुके नहीं। तो हर स्तर का अपना अपना समस्या सुलझाने का पावर दिया गया है। और ध्यान रखिएगा समस्या जितनी बड़ा होगा स्तर उसका उतना ही ऊंचा होगा। अगर बड़ा लेवल का रोड एनएच बनवाना है तो केंद्र सरकार बनवाएगा ना। एक शहर को दूसरे शहर में जाना है, जो रोड होता है उसको राज्य सरकार बनवाएगा। गांव का जो रोड है वो पंचायत वाला जो सरकार है वो बनवाएगा। तो सबका काम बटा हुआ है। तो हम लोगों के देश में जो सरकार काम करती है 3 स्तर पे काम करती है, एक पंचायत वाला, एक आपका हो गया राज्य वाला, और एक हो गया आपका केंद्र वाला। अब देखिए एक उदाहरण हम लोग देखते हैं जिससे आप समझ जाएगा कैसे सरकार काम करता है तीनों स्तर पे। जैसे अगर किसी क्षेत्र में बाढ़ आ गया, क्या आ गया? बाढ़ आ गया, तो जो स्थानीय सरकार है, जो मुखिया जी लोग हुए, वार्ड परिषद हो गए ना, ये लोग क्या करते हैं? वहां पे जो भी कमी उमी होता है उसको पूरा करते हैं। ठीक है, तो प्रारंभिक राहत देते हैं। पानी उनी अगर बह रहा है, घर और टूट गया, सब लोग बाहर आ गए, उनको खाना दिया जाता है, रहने का सहारा दिया जाता है। ये व्यवस्था कौन करेगा? स्थानीय सरकार। और स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ गया, ज्यादा तबाही आ गया, तो उसमें हस्तक्षेप कौन करता है? राज्य सरकार। ठीक है, तो राज्य सरकार अपना बचाव दल भेजती है, ठीक है, सुरक्षा का इंतजाम करती है और बड़े स्तर की सहायता करती है। तो मामला अगर और बिगड़ जाए, बड़ा हो जाए, तो उसमें कौन हस्तक्षेप करता है? उसमें कौन मदद करता है? केंद्र सरकार अपना सेना भेजता है, राष्ट्रीय स्तर पर मदद किया जाता है, और सब लोगों को जल्द से जल्द बहुत ज्यादा सहायता किया जाता है, और उनको अलग बसेरा दिया जाता है, और बाढ़ से जो भी ग्रस्त लोग हैं उनको अलग जगह दिया जाता है, सुरक्षित स्थान दिया जाता है, और सारा व्यवस्था जो है दिया जाता है खाने पीने का। ठीक है, तो तीनों स्तर जो है मिलजुल कर काम करता है। छोटा बात होगा तो पंचायत वाला संभाल लेगा, बड़ा बात होगा तो राज्य वाला संभाल लेगा, उससे भी बड़ा बात होगा तो केंद्र सरकार उसको संभाल लेगा।
अब हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सरकार के कार्य। तो सरकार का जो कार्य है राष्ट्रीय स्तर पे क्या है, राज्य सरकार का क्या काम है, उसको देख लेते हैं। तो रक्षा का बात आएगा, देश का रक्षा का बात आएगा, भैया देश कैसे सुरक्षित रहे, तो उसके लिए कौन होगा, केंद्र सरकार। विदेश नीति बनाना हो ना, किस विदेश से व्यापार होगा, क्या होगा, नहीं होगा, ये सब कौन तय करेगा, केंद्र सरकार। कोई भी नीति बनाना हो, मुद्रा बनाना हो, संचार से संबंधित हो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है पूरे देश में एक समान शिक्षा हो, तो इस पे कौन चर्चा करेगा, केंद्र सरकार। उसी तरह परमाणु ऊर्जा हो, इससे संबंधित कार्य कौन करेगा, केंद्र सरकार। उसी तरह राज्य सरकार भी कुछ पावर रखती है, जैसे पुलिस और कानून व्यवस्था। भैया पुलिस और कानून को क्या काम करना है, किस तरह काम करना है, वो सब तय कौन करेगा, राज्य सरकार। लेकिन कुछ पुलिस में ऐसे भी होते हैं जो केंद्र सरकार के हाथ में होती है, ठीक है। इन्हें जो पूरा राज्य सरकार को दे देगी तो फिर केंद्र सरकार क्या करेगी, तो कुछ वो भी कंट्रोल करती है। स्वास्थ्य से संबंधित मामला हो गया, राज्य स्तरीय शिक्षा का बात हो गया, कृषि का बात करेंगे, सिंचाई का बात करेंगे, ठीक है। स्थानीय सरकारों जो है, ठीक है, जैसे विधायक हो गए, मुखिया हो गया, इस सब पे कंट्रोल कौन करेगा, राज्य सरकार। अब हम लोग बात करेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इस नाम को तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और इनके बारे में आप लोग भी जानते होंगे ना। इनको क्या बोला जाता है, मिसाइल मैन कहा जाता है। देश को बहुत सारे मिसाइल इन्होंने दिया है। तो ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे, ध्यान रखिएगा, और भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल कार्यक्रम में के निर्माता हैं। बहुत बड़ा इनका योगदान है। युवाओं को बड़े सपने देखने और मेहनत करने की प्रेरणा देते हैं। ये युवाओं से जुड़े रहते हैं ना, इनका बहुत सारा आप देखिएगा बच्चों से जुड़े हैं, बच्चों का जो सवाल है उसको जवाब देते हैं और बच्चों के सवाल को सुनते हैं और जवाब देते हैं और उनको गाइड करते हैं, क्योंकि इनको लगता था जब बच्चे जो है देश के भविष्य है, क्योंकि अगर वो सही रास्ते पे चले जाएंगे फिर देश भी सही रास्ते पे जाएगा, क्योंकि वही देश का निर्माण करते हैं। अगला है मतदान लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति, जो सबसे मेन है। अगर आपके पास वोट का पावर नहीं हो तो भाई आप अपने अनुसार सरकार नहीं चुन पाइएगा, आपके पास कोई सिस्टम ही नहीं होगा। तो लोकतंत्र का जो सबसे मूल है वो है आपका क्या, मतदान, वोट देना। वोट देने का अधिकार होना चाहिए सबको और अपने मर्जी से देगा, जो उसको अच्छा लगेगा उसको देगा, आप उसमें दबाव नहीं डाल सकते। इसीलिए हम लोग यहाँ जो इलेक्शन होता है पूरा देखते हैं, पूरा मुस्तैद, पुलिस से लेकर पूरा फोर्स से लेकर हर लोग मुस्तैद होता है, जब वोट का गोपनीयता जो है बनाए रखा जाए, किसको वोट देना है क्या नहीं देना है वो जो लोग को देना वो तय करेगा, आप उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। और वोट देने का उम्र क्या है भैया, 18 वर्ष। आप लोग छोटे हैं अभी ना, मन करता है कब 18 वर्ष पूरे जाए हम लोग भी वोट दें, और फर्स्ट बार वोट देने जाएगा बहुत मजा आएगा, बहुत खुशी मिलता है। तो 18 वर्ष से ऊपर हर भारतीय नागरिक को मतदान का अधिकार है। मतदान लोकतंत्र की आत्मा है। मतदान करने का अगर अधिकार नहीं है तो समझिए लोकतंत्र का आत्मा मर चुका है, उस लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। जहां पे जनता जो है अपना प्रतिनिधि, अपना नेता खुद चुनते हैं ना, तो राज्य स्तर पर हम लोग विधायक चुनते हैं और देश के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग सांसद को चुनते हैं। तो प्रतिनिधि यह जाकर कानून पर चर्चा करते हैं, कानून को बनवाते हैं और उसे लागू करवाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग जो 10वां चैप्टर था उसको हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। तो इसका पार्ट 1 हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग इसका जो 11वां भाग है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।